हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू इनिशिएटिव वॉरियर जोन। ठीक है, चैनल तो बहुत ही पहले स्टार्ट हो चुका है। आप लोग सीडीएस भी यहाँ से कर रहे हो, एएफ कैट भी कर रहे हो। आज आपके साथ मैं एनडीए का मैथ्स डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एनडीए मैथ्स में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या आपको अप्रोच फॉलो करनी है, क्या आपके पेपर का पैटर्न होगा। सारे का सारा जो आपके पास सिलेबस है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब मेरे बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज सौरभ सोनी। ठीक है, मेरे पास टोटल 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है एनडीए मैथमेटिक्स का। मैंने एनडीए मैथमेटिक्स टीच किया है 5 to 6 इयर्स और मेरे 100 to 150 स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी एनडीए के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने बच्चों को सिखाया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं ऑनलाइन सिखाने जा रहा हूँ अभी। अब करना क्या है, आप लोगों को कोई भी लेक्चर आता है उसके लिए आपको अपडेट मिलना जरूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सेट्स थ्योरी एंड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया बच्चे, तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर दे दिया, आपको मैंने सेकंड लेक्चर दे दिया, अब थर्ड लेक्चर का आपको पता ही नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन को दबा देना है, प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी वीडियो अगर हमारे पास आती है तो आप लोगों को उसका अपडेट मिलता रहे। चलिए, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एनडीए का पेपर पैटर्न क्या रहता है। एनडीए के 2 एग्जाम होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लस आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या अप्रोच फॉलो करनी है, वो चीज़ भी अभी हम सीखेंगे। अब देखिए होता क्या एक्चुअल में, अगर हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट पेपर के अंदर आपको एनडीए के टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब 120 क्वेश्चंस के अंदर से आप लगाइए भी, आप जो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो वो है 300। अब बच्चे मैक्सिमम मार्क्स है 300 और आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 20 हैं। तो क्या मैं एक बात नहीं बोल सकता हूं भाई, देखिए एक सिंपल सी बात है भाई, 300 क्वेश्चन आने हैं और 300 नंबर मैक्सिमम है और टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं इसको डिवाइड लगाऊं तो आप ध्यान से देखिए जरा, मुझे एक क्वेश्चन करेक्ट करने के कितने नंबर मिलते हैं, 2.5। तो मतलब अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट कर दिया तो आपको जो इसके नंबर मिलने वाले हैं दैट इज 2.5, दैट इज योर पॉजिटिव मार्क्स। मतलब आपको जो पॉजिटिव मार्क्स मिलने वाले हैं दैट इज 2.5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर। माइंड माय वर्ड्स, एवरी करेक्ट आंसर कि आपको 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चे। अब देखिए, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दिया, मतलब आपने गलती से क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर जाकर आपको उसके लिए अपने ठीक वाले स्कोर में से 0.83 वापस देना पड़ेगा। तो देखो, मैं तो एक सिंपल सी बात बताता हूं, काम चाहे कम करो बट आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% होनी चाहिए। आप लोगों ने 98 to 100% अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, ताकि आप लोगों को जाके आगे दिक्कत ना आए, आपका स्कोर जो है वो कम ना हो। अब बाकी एग्जाम और इस एग्जाम में फ़र्क क्या है, देखिए पहली बात तो आपको सबको पता ही है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो हमारे पास यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अब अगर ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो आप ये तो एक्सपेक्ट मत करो कि एनडीए का एग्जाम बिल्कुल ही इजी आने वाला है, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे दिमाग में लेके बैठे होते हैं बातें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका बेसिक प्लस यूपीएससी, आपका बेसिक प्लस आपका एक्सपर्टिज्म चेक करेगा कि कितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है उस चीज़ के ऊपर। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना एनडीए, वो मैं आपको लेवल बता देता हूँ, इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। ये इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम रहता है। आपके पास जो आपके एग्ज़ाम होगा ये इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट अप्रोच में नहीं जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोग लेके चल रहे हो 120 क्वेश्चन को, अगर आप 80 से 90 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर देते हो तो मेरे हिसाब से आपको एनडीए का पेपर 1 क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक सिंपल सा स्टेप ये बन जाता है कि हमें जो अटेम्प्ट देना है, पहली बात वो तो देना है हमें 100% एक्यूरेसी के साथ देना है। जो भी हमें अपना अटेम्प्ट देना है वो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ देना है। सेकंड थिंग, हमें ये भी याद रखना है कि हमारा जो अटेम्प्ट हो वो हमारे पास 80 to 90 अटेम्प्ट हो। मैक्सिमम जितना मर्जी ऊपर जाए उससे कम का हमने टारगेट ही नहीं लगाना। ठीक है ना। तो आपके एफर्ट
आपके एफर्ट प्लस हमारा हार्डवर्क अगर दोनों मिल जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को ग्रैब कर सकते हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप लोग पेपर 1 के बारे में समझ पाए तो मैंने मैथ्स ही है, बट मैंने पेपर 2 को भी स्केड्यूल में लगा रखा है ताकि पेपर 2 के बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चे आप देखिए, इसके आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमारे क्वेश्चन होंगे 120, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे होंगे 150, और इसके जो टोटल मार्क्स मिल रहे हैं आपको वो 600 मिल रहे हैं। तो क्या मैं एक बात नहीं बोल सकता कि मुझे टोटल 600 मार्क्स मिल रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 150 हैं। तो अगर देखा जाए तो 600 अपॉन 150, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मुझे 4 नंबर मिल रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मैक्सिमम 4 मार्क्स गेन कर सकता हूँ। अगर आप लोग मैक्सिमम 4 मार्क्स एक आपके पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ले सकते हो तो आप देखिए नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1.33। अगर मैं एग्जाम का आइडिया लगाऊं भाई कितने परसेंट नेगेटिव मार्किंग लेके जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए एनडीए जो है ना वो आपके पास 33% नेगेटिव मार्किंग में लेके जाता है। बाकी एग्जाम जो होंगे इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे वो 25% की बात करेंगे। ये जो एक एग्जाम है ये हमारा 33% नेगेटिव मार्किंग में ले जाता है। आप देखिए 4 का अगर 1/3 निकालोगे तो ही तो 1.33 बनेगा, अगर आप 2.5 का 1/3 निकालोगे तो ही तो 0.83 बनेगा। तो मतलब एनडीए जो है वो 1/3 आपका जो 33% जो है वो एज अ नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट कर रहा है आपका। अब इस अप्रोच को मैंने आपको बता दिया कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर की टाइमिंग क्या रहेगी। पेपर की टाइमिंग रहने वाली है फर्स्ट पेपर के लिए भी 2 आवर 30 मिनट, सेकेंड पेपर के लिए भी 2 आवर 30 मिनट। अब इतना तो बता दिया जी, पेपर होगा क्या। बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है सर आप मैथ्स पढ़ाने आए हो, मैथ्स की बात करो। चलो मैथ्स पे आ जाते हैं, जीएस को छोड़ देते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, सेकंड पेपर को हम लोग अपना फर्स्ट पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं अभी। अब आपके पास मैंने कुछ चैप्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सेट्स थ्योरी एंड रिलेशन, कैलकुलस लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, ज्योमेट्री लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनरी नंबर, इस तरीके से मैंने यहाँ पे चैप्टर लिख रखे हैं। बच्चों का ना मैक्सिमम स्ट्रेटेजी क्या रहती है, देखो स्ट्रेटेजी बना के ही हमने काम करना है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप एफर्ट लगाए जा रहे हो और वो आप विदाउट स्ट्रेटेजी लगा रहे हो तो मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक स्मार्ट हार्ड वर्क कर रहे हो है ना, तो उसमें क्या होगा, आप लोग देखोगे उसकी वेटेज कितनी है चैप्टर की। हालांकि ये जो वेटेज है ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट इतनी ही 8 क्वेश्चन ही आएंगे, 8 क्वेश्चन ही आएंगे या आपको इसके 18 क्वेश्चन ही आएंगे, ये कोई मैंडेटरी कंसेप्ट नहीं है। ये तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर जो 3 या 4 पेपर्स थे प्रीवियस ईयर, उनको देख के मैंने एक आइडिया बनाया है कि इतना इतना आपके पास जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन जो है लगातार 6 या 7 पेपर्स में एनडीए के यही फॉलो हो रहा है पैटर्न। मैंने कोई यहाँ पे 120 क्वेश्चंस का कंसेप्ट कंप्लीट नहीं किया। अगर मैं बीइंग अ स्कॉलर बात करूँ तो मैं कभी भी ये बात नहीं सोचूंगा कि किसकी कितनी वेटेज आने वाली है। मैं हमेशा ये चीज़ सोचूंगा कि मेरी हर एक कंसेप्ट जो है मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेरे पास सिंगल चैप्टर भी एक ऐसा ना हो जिसको मैं अटेम्प्ट ना कर पाऊँ। अगर आप ये चीज़ लेके चलते हो साथ में तो पेपर ग्रैब करने से, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से आपका पेपर क्लियर करवाना है, वो चीज़ आप मेरे पे छोड़ दो। आपने करना क्या है, जब भी क्लास होगी हमारी तो आप लोगों ने अपना कॉपी उठानी है, पेन उठाना है, अपने फ़ोन के आगे आके बैठ जाना है, लैपटॉप के आगे बैठ जाना है आगे, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखते जाना है और उसको डेली बेसिस पे आपने अप्लाई करना है। मैं आपको ये काम नहीं करवा रहा हूँ कि मैं एनडीए के प्रीवियस पेपर उठा लाऊं और वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दूं, बात खत्म। मेरा एक सिंपल सा फंडा रहेगा, चाहे मैं आपको 1 चैप्टर करवाऊं, चाहे मैं 2 करवाऊं, चाहे मैं सारा सिलेबस करवाऊं, मैंने आपको ज़ीरो से हीरो बनाना है। ज़ीरो से हीरो का मतलब क्या बना, पहले हम लोग अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्लियर करने के बाद हम लोग आगे शॉर्टकट्स पे मूव ऑन करेंगे, शॉर्टकट्स पे जाने के बाद हम लोग उस चैप्टर के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि वेटेज के ऊपर देखें जरा, वेटेज कितनी कितनी आती है। तो आप देखिए सेट्स थ्योरी एंड रिलेशन के ऊपर 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कैलकुलस के अंदर 18 क्वेश्चन। अब कैलकुलस एक पार्ट है मैथ्स का, मैंने अकेला कैलकुलस लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल में तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आ जाता है,
यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आ जाता है ना। तो मतलब कई चैप्टर्स ऐसे बनेंगे जो इस कैलकुलस की कैटेगरी के अंडर एग्जिस्ट करेंगे। मैंने उन चैप्टर्स को कैटेगराइज करके एज अ कैलकुलस डिफाइन किया है और उसके 18 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए इसकी वेटेज इतनी रहती है बच्चे, 18 का मतलब है भी 18 से 20, 18 से 22 ऐसे इतने क्वेश्चन ये बन जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री की बच्चे बात करें तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री के आपको 19 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 19 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। मैं बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के 19 क्वेश्चन है, 19 से 21 क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों ने अगर एक चैप्टर अच्छे से अटेम्प्ट करना सीख लिया, आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, इस तरीके के फॉर्मूलाज, टोटल 150 to 200 फॉर्मूलाज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज अगर आपको फिंगर्स पे लर्न है, आपको अप्रोचेज आ चुकी हैं, प्लस आपको शॉर्टकट समझ आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए 20 क्वेश्चंस, 2.5 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, तो 20 इंटू 2.5 कर लो, 50 मार्क्स तो अकेला यही चैप्टर दिला गया आपको। अगर 50 मार्क्स अकेला यही चैप्टर दिलवा गया तो आपने अटेम्प्टेशन इस तरीके से देनी है, इस तरीके से देनी है कि हमारा ये चैप्टर तो 100% सिक्योर होना ही होना चाहिए। मैं भी आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे उठा के बैठ जाऊं फंक्शंस को, मैं वहां पे उठा के बैठ जाऊं कोनिक सेक्शंस को। मुझे पता है कोनिक सेक्शन का 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारी फिलहाल प्रायोरिटीज क्या होगी, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को, हम लोग आपके पास कैलकुलस को, हम लोग ज्योमेट्री को, हम लोग आपके पास प्रोबेबिलिटी को, वेक्टर अलजेब्रा को, इन चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए इसके बाद हमारा ज्योमेट्री में 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास 8 क्वेश्चंस। आपको पता है कि आयोटा की बात कर रखी है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। 2 टाइप्स होती है, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। आयोटा वाली जो टर्म्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काउंट होती हैं, उनके बारे में भी हमें डील करना है। फिर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ एंड दिस इज द स्कोरिंग चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके आपने 2 लेक्चर या 3 लेक्चर लगा लिए, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाली है ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक सा स्टेप बन जाता है बच्चे ये। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप बन जाता है हमारा बच्चे बाइनरी नंबर्स, नेक्स्ट बन जाता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, नेक्स्ट बन जाता है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वेक्टर अलजेब्रा, इसके आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन आपके पास स्टैटिस्टिक्स की बात आ जाती है तो स्टैटिस्टिक्स के आपको 19 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन आपके पास प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो प्रोबेबिलिटी के आपको 12 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देन आपके पास मिसलेनियस की कैटेगरी आ जाती है, उसके आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन द लास्ट इज बाइनोमियल थ्योरम, इसके आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चे ये तो मैंने ना कुछ कैटेगरीज जो मोटी मोटी कैटेगरीज थी मैंने आपको वो शो करी हैं, कैसी कैसी आपकी कैटेगरीज बन सकती हैं वो आपको मैंने सारा का सारा दिखाया है। अभी इसमें मैंने कुछ पार्ट्स को दिखाया ही नहीं आपको। लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं एक चैप्टर की, लेट अस सपोज मैं एक बात करूं एक चैप्टर की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अगर मैं बच्चे इस चैप्टर की अकेले की बात करूं ना तो आपके पास कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन अकेला ये चैप्टर लेके आता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट अकेला इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन सिंगल चैप्टर से आपको मिलेंगे। सो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर एंड दिस इज द स्कोरिंग चैप्टर। तो कोई स्कोरिंग चैप्टर है तो वो तो हमें किसी भी तरीके से छोड़ना ही नहीं है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पहले मैंने स्ट्रेटेजी बताई कि पेपर आता कैसे है, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, वो सब कुछ आपको मैंने बताया। अब हमारा ये तो टारगेट है नहीं कि भाई आज की सारी इंट्रोडक्शन देता जाऊं आपको, मैं इंट्रोडक्शन बताए चलूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना काम मैंने बता दिया, मोर देन सफिशिएंट है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग आज की क्लास में ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। वो चैप्टर जो होगा हमारा दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हम लोग आज की क्लास में ही इसी लेक्चर के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर होगा ये।
इसको हमने आज की डेट में अटेम्प्ट करना है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपके साथ दोबारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हाँ जी, अब देखिए आपको मैंने ये तो समझा ही दिया कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न क्या फॉलो करना है, क्या आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्टेशन लेके चलनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑल अबाउट द एग्जाम आपको मैं समझा चुका हूँ सारा का सारा, है ना। अब हमें ज़्यादा टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, तो आज का हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लेक्चर इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये चैप्टर जो है इसके आप लेके चलिए 7 to 8 क्वेश्चंस, 7 to 8 क्वेश्चंस इसके आपको अकेले चैप्टर्स के मिलेंगे। बच्चे ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बोल दो कि सर अकेला मैट्रिसेस में नंबर्स आ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री भी मैट्रिसेस के अंदर मिक्स करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मैट्रिसेस के अंदर मिक्स करेगा। मतलब आप लगा लीजिए ब्लेंडेड टाइप ऑफ वेराइटीज जो है ना क्वेश्चंस की वो आपको मिलेंगी। मतलब 2 चैप्टर्स को मिलाकर एक क्वेश्चन डाल दिया मैट्रिसेस के अंदर, उसको कंबाइन करके उसने क्वेश्चन पूछ लिया। लेट अस सपोज ट्रिग्नोमेट्री ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैट्रिसेस में डाल दिया, सोल्व करने को बोल दिया। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा लिया, डिटर्मिनेंट में दे दिया, आपको सोल्व करने को बोल दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम लोग साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे। अभी हम लोग अपने फाउंडेशन पे वर्क ऑन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहली डेफिनेशन जो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ बच्चे, दैट इज मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स बनती क्या है, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या बनती है। कहता है ए सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी। कहता एक सेट है हमारे पास mn नंबर्स का जो क्या हो, रियल हो या इमेजिनरी हो। रियल नंबर्स नंबर लाइन पे जो भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, आयोटा की जो टर्म्स होती हैं उनको हम किस में लेके चलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स में लेके चलते हैं। कहता है इस सेट ऑफ m into n नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे of m rows and n columns is called as m into n matrix। कहता एक रेक्टेंगुलर एरे बना रखा हम लोगों ने m रोज का और n कॉलम्स का, उसको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, m into n मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बच्चे अगर आप ये बात समझ पाए, आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, दिस इज अ बुकिश लैंग्वेज, आपको मैं एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो बताता हूँ क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी। मैं एक मैट्रिसेस समझाता हूँ सबसे पहले क्या होता है। मैं अगर मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने पे आऊँ ना तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा a i j m into n, a i j m into n, ये हमारी एक मैट्रिसेस बनती है। अब i और j क्या है, m और n क्या है, इनके बारे में बता दूँ। i जो है दैट इज ith एलिमेंट, i जो है ith एलिमेंट ऑफ रो, और j जो है दैट इज jth एलिमेंट ऑफ कॉलम। मैं क्या बोल रहा हूं, i इज द ith एलिमेंट ऑफ रो, j इज द jth एलिमेंट ऑफ द कॉलम, m इज द नंबर ऑफ रोज हेयर, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर। मैं क्या बोल रहा हूँ, a i j m into n, इस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। i जो होगा वो ith एलिमेंट ऑफ रो होगा, j जो होगा वो jth एलिमेंट ऑफ कॉलम होगा, m जो होगा वो नंबर ऑफ रोज होंगे, और जो n होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ये बन जाता है बच्चे हमारे पास। अब अगर आप बच्चे ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो आप देखिए मैट्रिसेस बना के आपको मैं समझाता हूँ कैसे आप लोग i और j को निकालेंगे। लेट अस सपोज मैंने एक A मैट्रिसेस ले ली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मैंने एक मैट्रिसेस यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब मैंने ये मैट्रिसेस जो ड्रॉ करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक मैट्रिसेस जो ड्रॉ करी है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके अंदर अगर रोज काउंट करूँ, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो, एंड इफ वी काउंट द कॉलम्स हेयर, this is the first column, this is the second column here and this is the third column here। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए ये तो 3 into 3 की मैट्रिक्स बनी। 3 into 3 क्यों लिखा मैंने, 3 into 3 क्यों लिखा मैंने, आप देखिए मुझे पता है कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो आप एक बात और देखिए, अगर बाय चांस आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने को बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में,
तो आप बोलेंगे m इंटू एन की जो प्रोडक्ट होगी ना वो हमेशा क्या शो करेगी, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगी। m और n की प्रोडक्ट जो होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 एलिमेंट है। मैं अगर काउंट ना करता डायरेक्टली निकालता तो क्या करता, 3 इंटू 3 करता और 3 इंटू 3 कितना हो जाता, 9। देखिए 9 एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए आपको मैट्रिसेस के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हों तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, m और n को मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। दैट इज योर फाइनल आंसर हियर। लेट अस सपोज मैं बच्चे आपको निकालने को बोल दूं a21, मैं आपको निकालने को बोल दूं a21, तो आप कैसे निकालेंगे a21 को? आप पहली बात तो देखेंगे a, ये मैट्रिसेस है। 2 मतलब सेकंड रो, मैं चला गया सेकंड रो में, ये वाली रो में जाना है मुझे। 1 मतलब फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 4 हियर। लेट अस सपोज आपको मैं बोल दूं कि A32 करना है मुझे, A32 बनाना है, तो आप बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो। ये 3 रो बनी। तीसरी रो में दूसरा कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम। तो अगर आप लिखेंगे तो आप बोलेंगे जी ये 8 आ जाएगा। ये देखिए आपको मैंने निकालना सिखा दिया, A21, A31, A32, A33, कुछ भी निकाल सकते हो यार, कुछ भी निकाल सकते हो। एक बार इसको रब करें जरा, क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी देखें। मैट्रिसेस की टाइप तो आपको मैंने समझा ही दी है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है वो भी देखो जरा। लेट अस सपोज मैंने एक मैट्रिसेस बना दी यहाँ पे, -1 2 4 3 -5 8 4 -2 7, ये मैंने मैट्रिसेस बना दी यहाँ पे। आपको मैंने बोल दिया कि आपने क्या करना है, मुझे B13 प्लस B21 प्लस B32 प्लस B36 36 तो है नहीं ना इसके अंदर, B33, आपने मुझे इसका आंसर बताना है क्या बनेगा। दिस इज द मैट्रिसेस हियर, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस मैट्रिसेस हियर। तो आप देखिए क्या करेंगे आप लोग, पहले तो आप लोगों ने ना एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको एलिमेंट्स की पोजीशन को देखना है। कैसे देखेंगे आप, देखिए B13 का मतलब क्या बना, हियर I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स I am asking about the first column here and first row here and third column here। अगर मैं फर्स्ट रो में आ गया, थर्ड कॉलम में आ गया, तो B13 ये निकल आया, B13 मैंने 4 भर दिया। अब देखिए B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये ले आया मैं यहाँ पे 3 भर दिया। आगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम B32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये आ गया। सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो इस वैल्यू की बात हो रही है, तो आप लोगों ने एक बार यहाँ पे -2 भर दिया। आगे B33, बड़े ध्यान से सुनना, B33 एलिमेंट्स देखने आने चाहिए आपको। तो B33 का मतलब क्या बना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, थर्ड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसकी बात हो रही है 7 की। अब बच्चे सोल्व कर दो इसको, 4 + 3 -2 + 7, here 7 + 7 14 -2, that is the answer 12। 12 is the final answer here। आंसर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा नहीं आने वाला है, एनडीए के अंदर आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बस ये एनडीए हो गया हमारा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। दिस इज़ अ फाउंडेशन कोर्स, तो आपको मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ कि आप लोगों को एलिमेंट्स को ट्रेस आउट कैसे करना है। अगर आप एलिमेंट्स को ट्रेस आउट करना सीखोगे तभी तो आप आगे मूव ऑन कर पाओगे ना, पहले चलना सीखोगे तभी दौड़ोगे ना, डायरेक्टली दौड़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले गिरोगे जाके, है ना। तो आप लोगों को चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अभी जस्ट मैंने एक बिगिनिंग में आपको ये टाइप बताई है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस मैंने लिख रखी है यहाँ पे, तो मैं आपको साइड बाय साइड एग्जांपल ले लेके सारी की सारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताता जाता हूँ कि मैट्रिक्स हमारे पास किस तरीके की बनती है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कई बार क्या लिखा होगा, A इज़ द कॉलम मैट्रिक्स, B इज़ द
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सी इज द नल मैट्रिक्स, ठीक है, डी इज द स्केलर मैट्रिक्स, कुछ भी दे सकता है आप लोगों को। तो ऐसा कुछ अगर वहां पे लिखा आ रहा है तो आप लोगों को पहले डेफिनेशंस तो पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशंस पता होगी तभी चलोगे ना, तभी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन को। तो आप देखिए क्या करेंगे आप इसके अंदर, अगर हम लोग इसके अंदर टाइप की बात करें तो मैं पहली वेरी फर्स्ट जो टाइप यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स है क्या? ये रो मैट्रिक्स है क्या? रो मैट्रिक्स का मतलब एक सिंगल सा याद रखना, सिंपल सा मतलब याद रखना, जिस मैट्रिक्स की एक सिंगल रो होती है वो सिंगल मैट्रिक्स होती है, हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। दैट मीन्स अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं यहाँ पे A, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, तो ध्यान से चेक करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 सिंगल रो है। मल्टीपल कॉलम्स आर हेयर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, but the row is single here. So if I write the order of this matrix, I will write it as 1 into 4 matrix. That means in this matrix we have 1 row and 4 columns here. This is the row matrix. Row matrix का मतलब क्या बन जाता है? जिसके अंदर एक सिंगल रो हो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप लोग ये रो मैट्रिक्स समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है? दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर आपको रो मैट्रिक्स समझ आ गया तो आप लोगों को कॉलम मैट्रिक्स भी समझ आ गया होगा, है ना? कई बच्चे खुश हो गए, लो जी समझ आ गई बात। इस तरीके से चलने वाला है, इस तरीके से चलने वाला है, सब कुछ समझ आने वाला आप लोगों को। करना क्या है आप लोगों ने? चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करते जाना है, ठीक है? चलिए देखिए कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं क्या बनता है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये बन जाता है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर एक सिंगल कॉलम एग्जिस्ट करता हो, वो मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाती है? कॉलम मैट्रिक्स बन जाती है। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसकी भाई। एक मान लीजिए मैट्रिक्स लिख दी मैंने B, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3। देखिए अब इस मैट्रिक्स के अंदर हो क्या रहा है? इसके रोज जो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वी हैव टोटल 3 रोज हियर, बट इफ वी सी द कॉलम हियर वी हैव ओनली 1 कॉलम हियर, ठीक है? सो इफ वी राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज 3 into 1। आपको मैंने पहले भी बताया था कि m into n जो होता है वो हमारा हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो आप चेक कर लो, 3 into 1, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, 3 ही एलिमेंट है। तो ये चीज़ तो याद रखना, बाहर वाला जो ये होता है ना, ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बता रहा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई है तो इसके बाद हमारी ये जो 2 टाइप्स है ये कंप्लीट हो जाती है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। हम लोग अगला स्टेप भी बना लेते हैं। अगला स्टेप क्या बनता है वो भी देखो जरा, स्पेस फ्री कर लें थोड़ा सा, उसके हिसाब से हम लोग आगे इसको यूटिलाइज करते जाएंगे। द नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव गिवन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी कौन सी बन जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप सबको पता ही है। अगर आप ज्योमेट्री अटेम्प्ट करते हो तो ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़े ध्यान अच्छे से पढ़ा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स की जिस डायग्राम की लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है तो उसमें आप क्या बोलते हैं? वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो डायग्राम कौन सी होती है? हमारे पास स्क्वायर होता है। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो मैं बोलूँगा इफ़ m इज इक्वल टू n, अगर हमारा m और n बराबर होंगे देन द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तब वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब m इज इक्वल टू n बोल रहा है, वो m इज इक्वल टू n बोल रहा है। इसका मतलब क्या बन जाता है? लेट अस सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया आपके सामने, मैंने बोल दिया भाई A इज इक्वल टू AIJMN। ये मैट्रिक्स लिखते हैं इस तरीके से। अगर m और n बराबर हैं तो आप देखिए मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि A इज इक्वल टू AIJ। अगर मुझे पता है कि m और n बराबर है तो मतलब मैं m को n से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और मैं n को
m से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ इसको मैं, है ना। अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बात करें तो इन दोनों में मैं इनकी पोजीशंस में परिवर्तन कर सकता हूँ। अगर प्योर हिंदी में आए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, aij_m², मैंने n को भी m भर दिया। या फिर बच्चे मैं एक बात और बोल सकता हूँ, a इज इक्वल टू aij_n², कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, m इंटू n भी हो सकता है, m का स्क्वायर भी हो सकता है, n का स्क्वायर भी हो सकता है, वॉट एवर द वैल्यू इज गिवन हेयर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आपको याद रखना है अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं तो हम लोग बोलते हैं उस केस में कि वो मैट्रिक्स कौन सी है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको एक मैं। आप देखिए, अगर मैं एक मैट्रिसेस बना दूँ 2 3 4 1, ये मैट्रिसेस बना दी। आप देखिए ये मैट्रिसेस बना दी मैंने 3 2 1 4 2 3 6 5 4, ये मैट्रिसेस बना दी। तो आप देखो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यही तो मतलब था m और n इक्वल होने का। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिसेस कौन सी होती है, हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। सो सेम थिंग यहाँ पे देखिए, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस है, 3 रो है 3 कॉलम है तो वो भी कौन सी मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। अभी आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगली डेफिनेशन करवाता हूँ, दैट इज जो रिमेनिंग डेफिनेशंस है वो हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे नोट कर लीजिए इसको फटाफट जी। अभी आपको मैंने टाइप समझाई है। टाइप में हम लोगों ने अभी पढ़ा रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, उसके बाद आपको मैंने बच्चे समझाया था कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स समझाया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप बन जाती है दैट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कहता पहली बात तो कोई भी डायगोनल हो, लेट अस सपोज ये 1 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। या फिर एक और मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपके पास 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 यहाँ 1, देन अगेन 0 0 0 0, आपके पास ये बना 0, देन अगेन 0, देन दिस 0, देन अगेन 0, देन अगेन 0, ये सारे जीरोस भर दिए। मतलब एक सिंपल सी बात याद रखना, जब भी आपको आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की बात करके बताई जाए तो आपने आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इसमें जो हमारा डायगोनल होता है ना वो हमेशा 1 होता है। हमारा जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिए, लेट अस सपोज अगर आपको मैं बोलूँ कि aij, यही आपको सिखाया था मैंने, ऐसे आपने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होता है। ये बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि बुक्स में क्या लैंग्वेज लिखी गई है। अब मुझे इतना पता है कि आपका जब i और j इक्वल हो जाए, मतलब आपका i और j इक्वल हो जाए a11 a22 a33, देखो a11 a22 a33 a44, अगर आपका i और j इक्वल हो जाए तो आप बोलेंगे aij, if ai is equal to j then aij is equal to 1। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी बच्चे, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। अब ये एग्जांपल हमारे पास बन जाती है जब आप लोग बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स लिखा हो या आइडेंटिटी लिखा हो। अब इसको ना रिप्रेजेंट किया होगा बुक्स में i के सिंबल से, i3 i4 i5। i5 का मतलब क्या बन जाता है, 5 इंटू 5 की मैट्रिक्स है। i4 का मतलब क्या बन जाता है, 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, 4 रोज 4 कॉलम्स। 3 इंटू i3 का मतलब क्या बन जाता है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इस तरीके से बन जाता है। तो आप देखिए, लेट अस सपोज आप लोगों को बोला जाए, लेट अस सपोज अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, तो एक मैट्रिक्स और आपको लिख के दे रखी है यहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर से पहले ना मैं एक छोटा सा वर्ड रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं इस डेफिनेशन को रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर रहा हूँ, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये रहेगी थी हमारी। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आपको मैंने बताया कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल में एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 1 1 होंगे, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब वैसे ही अगर हम लोग बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या बन जाता है बच्चे, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये बन जाता है कि इसमें ना डायगोनल में जो भी वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी।
डायगोनल वैल्यूज मस्ट बी सेम, डायगोनल वैल्यूज मस्ट बी सेम। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 2 2 0 0, ये बन गया। अदर वैल्यूज 0 होंगी, अदर वैल्यूज 0 होंगी, डायगोनल वैल्यूज सेम होंगी। लेफ्ट या फिर मान लीजिए 3 3 3 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से बन जाता है। मतलब हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। एंड रेस्ट ऑफ द डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है स्केलर मैट्रिक्स के लिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए। आप एक बात देखो, अगर कल को मैं इस मैट्रिक्स से 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या बच जाएगा अंदर, 1 0 0 1। अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या बच जाएगा बताइए, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये बन जाएगा। तो मतलब एक सिंपल सा स्टेप आपने याद रखना है। वो स्टेप क्या बनता है कि अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स की बात करनी है तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और कल को अगर आप मान लीजिए डायगोनल वैल्यूज को बाहर निकाल लाते हो, कॉमन निकाल लाते हो, तो बाकी की वैल्यूज इस तरीके से 2 कॉमन निकाल लिया 1 1 बन गया, 3 कॉमन निकाल लिया 1 1 1, यहाँ 0 0 0, इस तरीके से बन गया। तो आप देखिए नेक्स्ट अगर मैं लेके चलूँ, नेक्स्ट स्टेप लेके चलूँ अगर मैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बड़े ध्यान से, डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस आपको समझ आनी चाहिए। अब बन जाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या बन जाता है, कहता जी ये एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको, बुकिश लैंग्वेज बाद में बताऊँगा। 1 2 3 4 5 7, ठीक है। आगे आपके पास क्या बना, 0 0 0, ये मैंने मैट्रिक्स बना दी 3 × 3 की। आप ध्यान से देखो, पहले तो एक वर्ड देखो यहाँ पे ट्राइंगल। ट्राइंगुलर वर्ड का मतलब क्या बना, इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गई। अगर मैं ये ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो इस तरीके से एक ट्राइंगल बन जाती है, हाँ या ना भाई। तो अपर ट्रायंगुलर के अंदर आपने याद रखना है कि ऊपर तो एक ट्रायंगल बनी होगी एंड बिलो द मेन डायगोनल, बिलो द मेन डायगोनल जो बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे बच्चे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो आपने याद रखना है, रटा मारो इस बात को, सोचो इस बात को ध्यान से भी। अपर वर्ड लिखा, ऊपर के ऑपोजिट नीचे बनेगा तो लोअर वाले एलिमेंट 0। यहाँ पे लोअर वर्ड लिखा तो नीचे के ऊपर, नीचे के ऑपोजिट जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखी जाए इसके अंदर, अगर मैं इस एलिमेंट की पोजीशन को मैच करूं, मार्क करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है सॉरी, और ये फर्स्ट कॉलम है। अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना जा रहा हूँ, आप देखिए i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, हेयर i इज ग्रेटर देन j। यहाँ पे i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, हेयर i इज ऑल्सो ग्रेटर देन j। इफ आई सी हेयर, तो आप देखिए i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स i इज ऑल्सो ग्रेटर देन j हेयर। दैट मीन्स आई कैन से दैट, अगर मैं इस मैट्रिक्स को मिलाकर एक बात करूं तो मैं बोलता हूं कि अपर ट्राइंगुलर के अंदर i जो है हमेशा किससे बड़ा होगा, j से बड़ा होगा। जहां पर i j से बड़ा होगा वहां पर a i j की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो आपको याद रखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर i हमारा j से बड़ा होगा और जहां पे हमारा a i j इज इक्वल टू 0 आ जाए, i की वैल्यू j से बड़ी है, ये याद रखना बात, i की वैल्यू j से बड़ी है, ये बात याद रखनी है। और अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो आप बोलेंगे उस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब बच्चे अगर आप ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ पा रहे हो, अगर आप लोग ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ पा रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। What is the lower triangular matrix here? What do you mean by lower triangular matrix here? Definitions पढ़ाने में तब मजा आएगा जब definitions को आप खुद सोचना स्टार्ट करोगे। तो आप देखिए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, आप बोलेंगे जी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, इस तरीके से बना दो, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 5 7 6 3 0 0 0, ये बन जाएगा।
अब आप ध्यान से सोचो जरा, मैं अगर देखूं यहाँ पे तो लोअर ट्रायंगुलर, नीचे एक ट्रायंगल बनी हुई है इस तरीके से, ये देखिए ऊपर वाले एलिमेंट क्या है, 0 है, और जो एलिमेंट 0 है वो अगर मैं चेक करूं तो आप देखिए A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये बन जाएगा। आप देखिए जो जो एलिमेंट इसके अंदर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट 0 हैं वो कौन से एलिमेंट हैं, जिनके अंदर J जो है, I जो है वो लेस देन क्या है, J है। आप चेक करो, I इज लेस देन J हियर, I इज लेस देन J हियर, दैट मीन्स I इज लेस देन J हियर। तो आप देखिए ध्यान से, मैं क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हमारा I जो है वो लेस देन J आ रहा है, तो मतलब जहाँ पे हमारा I लेस देन J हो वहाँ पर AIJ की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। तो आप बोलेंगे कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। इस चीज़ को सोचो यार जरा, लोअर ट्रायंगल, नीचे एक ट्रायंगल होगी, ऊपर वाले एलिमेंट 0, अपर ट्रायंगुलर, ऊपर एक ट्रायंगल होगी, नीचे वाले एलिमेंट 0। चीज़ें समझनी है आप लोगों को, कैसे मैं डेफिनेशंस को बना के दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, अगर आप लोग ये डेफिनेशन भी समझ पाए तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, एक सिंपल सी बात है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या बन जाता है, इसके अंदर डायगोनल पे एलिमेंट होगा, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज 0 होंगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स सेम होगी, आप ऐसे बोल सकते हो 1 2 3 0 0 0 0 0 0। दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स हियर। इन दिस मैट्रिक्स वी हैव ओनली वन डायगोनल हियर एंड ऑल द वैल्यूज इन दिस डायगोनल इज आर इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यूज एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सपोज एक नंबर और बना देता हूँ 1 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, 0 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 0। ये देखो, ये भी क्या बन रही है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है। क्यों, जरूरी नहीं है ना कि सेम हो या ना हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों ने ये नहीं बोल देना कि एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। इट कैन बी पॉसिबल, मेरे वर्ड्स को याद रखना, ये पॉसिबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स जो है सेम होने चाहिए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हमारी टाइप कंप्लीट हो जाती है डायगोनल मैट्रिक्स की। उसके बाद हमारे 2 टाइप्स और बचते हैं और हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी बनती है बच्चे, नल मैट्रिक्स की बनती है। अब ये नल मैट्रिक्स क्या है, याद रखना, नल का मतलब होता क्या है, 0, जो कि भारत ने दिया था, इंडिया ने दिया था, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या बन जाता है, 0 0 0 0, ये बन गया। कुछ और लिख दो यार, कुछ और लिख दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है। एवरी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स must be equal to 0, then the matrix is considered as the null matrix here. Then the matrix is considered as null matrix here. अगर हम लोग नेक्स्ट लेके चलें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और एनडीए में इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ भी रखा है, तो ही मैंने ये डेफिनेशन यहीं पे बता दिया आपको। थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, ट्रेस मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या बन जाती है हमारी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बस याद रखना, जब आपसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए ना तो आपने सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लेना है। मतलब डायगोनल में जो भी एंट्रीज पड़ी है उन सबको उठा के सम कर दो, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आप देखिए, लेट अस सपोज मैं बोलूँ आपको 5 3 2 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स थी। यहाँ पे 0 होना जरूरी नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकता है और किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकाल सकते हो। बस करना क्या है, आपको उनके डायगोनल वाले एलिमेंट्स का सम कर देना है। तो अगर आप डायगोनल वाले एलिमेंट्स का सम लेते हो तो क्या बोलोगे, 5 + 3 ± 2, 5 + 3 8 - 2 6 is your final answer here. 6 is your final answer here. So this is all about the matrices. In this lecture we discuss about the definition of matrices,
वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द टाइप ऑफ मैट्रिसेस हेयर। हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, मैट्रिसेस का बेसिक कंप्लीट किया है। अभी आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैट्रिसेस खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं होने वाला। अभी तो हमें इन्वर्स निकालना सीखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, एडिशन सीखनी है, सब्सट्रैक्शन सीखनी है। उसके बाद हम लोग आगे आपके पास बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर। आपके पास कई चीज़ें बनेगी यार, कई चीज़ें बनेगी। गिनवाने पे आ जाऊंगा तो ख़त्म ही नहीं हो सकती चीज़ें, है ना। तो हम लोग ब्रीफली इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे आप सबके साथ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि लेक्चर आपको डेली बेसिस पे मिलता जाएगा। आपको हम लोग ट्राई करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल जो है आपको यहाँ पे हम लोग जो आपके पास प्रोवाइड कर पाएँ। आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोज़ को लाइक भी कर देना है, ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।